नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र में सरकार गो तस्करी के खिलाफ एक कानून लाने जा रही है। ये नया कानून होगा, बहुत सख्त कानून होगा। इसके साथ साथ गो रक्षा करने वालों पर जो दर्ज हुए हैं केस, उनको भी वापस लेगी। ये महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। ये जो महाराष्ट्र के जो उन्होंने महाराष्ट्र में विधान परिषद जो सदस्य हैं श्रीकांत भारतीय, उन्होंने जो बीफ जो जब्त किए जा रहे थे मार्च 2025 में किया, उस पर एक सवाल किया था। उसके जवाब में वहां से मंत्री ने साफ कहा कि महाराष्ट्र सरकार बीफ की तस्करी यानी गोमांस की तस्करी को रोकने के लिए कानून लाने जा रही है और साथ ही साथ उन गो रक्षकों पर दर्ज मामले भी वापस लेगी जिन्होंने बीफ की तस्करी को उजागर करने में मुख्य भूमिका निभाई है। ये जो गृह राज्य मंत्री हैं पंकज भोयर, उन्होंने इसे विधान परिषद में ये साफ कहा। दरअसल ये पूरी तरह से उन्होंने कहा कि क्यों इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीफ तस्करी को रोकने के लिए शीतकालीन सत्र में एक विशेष कानून लाने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने जो शहरी नक्सली यानी अर्बन नक्सल है, उनसे निपटने के लिए, उनके विशिष्ट मुद्दों को निपटाने के लिए नया कानून लाया है। वैसे ही वर्तमान योजनाओं में और कानूनों से हटकर बीफ तस्करी जैसे मुद्दे को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र अधिनियम लाया जाना चाहिए, ये उनका कहना है। कि और चूंकि सवाल था कि क्या महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण यानी मकोका का जो है वो बीफ तस्करों पर लागू किया जा सकता है और अवैध जो गोवध हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई, तो मंत्री साफ जवाब दिया कि गंभीर मुद्दा है और अगर अभी कोई ऐसा बार बार करता है तो उसके खिलाफ मकोका लागू करेंगे और बीफ तस्करी के खिलाफ नया कानून लाया जाएगा। जो लोनावाला की जो घटना थी उसके लिए भी उन्होंने एसआईटी जांच करने की बात की थी। कहा कि हम जड़ तक पहुंचेंगे, पुलिस की कोई भी संलिप्तता पाई गई तो राज्य सरकार बीफ की तस्करी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लोग बीफ की तस्करी रोकने का सामाजिक कार्य करते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई बार उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाते हैं। ऐसे गोरक्षकों को अन्याय नहीं सहना चाहिए और अगर ऐसे के खिलाफ कोई केस दर्ज हुए हैं और जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उन मामलों की जांच की जाएगी और उनको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये दरअसल एक नई आपको एक नए कानून की तरफ बढ़ता हुआ महाराष्ट्र दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गो तस्करी की घटनाएं थी और उससे भी बड़ी समस्या आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो अपनी जान पर खेलकर इस गो रक्षा करने हैं या ये जो तस्कर हैं जो गोवध करते हैं, जो गायों को लेकर उनकी मांस की सप्लाई करते हैं, उनको रोकने के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे संगठन ऐसे गो रक्षा दल थे जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज हुए, क्योंकि उनमें से कई सारी ऐसी घटना हुई जिसमें कि मॉब लिंचिंग का रास्ता जोड़कर इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को बयान देना पड़ा था। और चूंकि जब वो बयान आ गया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जो नीचे के अधिकारी हैं वो किसी की सुनते नहीं, तो लिहाजा जो सही कार्य कर रहे थे, जो गो रक्षा में लगे हुए लोग थे, उनको बड़ी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ कई राज्यों में बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए। अगर महाराष्ट्र ऐसा करता है तो फिर ये महाराष्ट्र की तरफ से एक नई पहल होगी और ये अर्बन नक्सल के बाद एक नया मूवमेंट है। इसमें एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज हमारा जो ये जो प्रोग्राम है, जो मंथन हम लोग कर रहे हैं, वो ये है कि क्या देवेंद्र फडणवीस का इंजन चालू हो गया है? क्या देवेंद्र फडणवीस ये समझ गए कि मतदाताओं को कोई भी इस तरह का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए बीजेपी से जिसको वहां के लोग ही नहीं पहचान रहे हो, जिसको बदलना पड़े, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत या तीरथ सिंह रावत या ऐसे बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं, जिनको लेकर उनके कार्यकर्ता ही उत्साहित नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको लेकर अब कार्यकर्ताओं में एक जील दिखाई देता है बीजेपी के। वो है योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा, और दोनों अपने कड़े रुख की वजह से जाने जाते हैं। ये क्या उसी की तरफ शुरुआत है? फिर मैं अगला बता रहा हूं। आज की 3-4 खबरें जो हैं वो ये बताती हैं कि भाषा विवाद में जो आपको देवेंद्र फडणवीस दिख रहा था, वो देवेंद्र फडणवीस अब बदल रहा है। हम पर चर्चा करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जब से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब से अब तक उनका क्या क्या बदलाव हुआ है और वो क्या रास्ता वाकई बीजेपी के उस मुख्यमंत्रियों की तरफ जाता है जो जनता के अंदर की आवाज समझते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। इस पर बात करेंगे।
अब उन्होंने कहा कि जल्द ही धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। जबकि आपको मालूम है कि छांगुर जैसे रक्त बीज इस वक्त एक इतने बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में दिख रहे हैं, कंपनी की तरह धर्मांतरण चल रहा है इस देश में। जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाई जाती है, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें फायदा जो आपको रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों का जो आइडिया होता है वो आपको इस कंपनी में दिख रहा है। ये तो एक कंपनी थी, छांगुर ने एक कॉर्पोरेट कंपनी खोल दी है। और चूंकि जिस राज्य में ये धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण का बिल आने वाला था, उन सब में अब ये तेजी दिख रही है। तो इसमें कहा है कि मुंबई सरकार जल्द ही धर्मांतरण को रोकने का कानून लाने जा रही है। और चूंकि इस पर देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर अध्ययन के लिए डीजीपी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। और फडणवीस शुक्रवार को यह कह चुके थे कि डीजीपी ने इस विषय पर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है, लिहाजा उसकी समीक्षा के बाद अगली कार्रवाई करेगी। तो लगता है कि ये जो है अब धर्मांतरण, जो जबरन धर्मांतरण है, जो पूरे देश में अब इस समय एक प्रोजेक्ट की तरह चलाया जा रहा है, उस पर सरकार जो है महाराष्ट्र की एक बड़ा और कड़ा कानून लाना चाहती है। वो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इस कानून को लाने की बात कर रहे थे। अगर हम इसमें देखें तो एक और बड़ी खबर जो है कल ही की है, जो खुद देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने कहा कि ड्रग के मामलों में अब किशोरों की उम्र घटाकर, मतलब जो 18 साल थी उसको 16 पर लाया जा रहा है, क्योंकि ड्रग तस्करी में नाबालिगों का इस्तेमाल हद से ज्यादा हो रहा है। ये सच है कि नाबालिगों को इस्तेमाल माफ कीजिएगा, ड्रग की तस्करी के लिए क्या जा रहा है। हम दो बातों पर, ये फडणवीस ने कहा कि हम दो बातों पर काम कर रहे हैं। एक, ये जांच कर रहे हैं कि ड्रग पेडलिंग में किशोरों की जो परिभाषा है उसमें बदलाव किया जा सकता नहीं, ये किया नहीं। जो 18 से है उसको 16 साल तक घटा सकते नहीं है, जैसे कि बलात्कार के मामलों में किया गया था। यानी जहां नाबालिग की उम्र जो है वो सीमा 18 से नीचे लाया गया था। बलात्कार में आपको मालूम है कई सारे हीनस बलात्कार, यहां तक कि निर्भया हो या जो दूसरा अलग अलग राज्यों में हुए, उसमें जो नाबालिग थे उनकी हिंसा जो है, चूंकि 18 साल से कुछ ही दिन पहले थे और उन लोगों ने जिस तरह की हिंसा उसके अंदर की थी, उस यौन उत्पीड़न में जिस तरह का नृशंसता दिखाई थी, उसने पूरे देश को चौंका दिया था और डरा दिया था। और पहली बार यह हुआ कि 18 को घटा के 16 किया गया। तो उसी तरह से ड्रग्स में किया जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें वयस्क के रूप में जब ये 16 हो जाएंगे तो उनका प्रोसिक्यूशन उसी तरह होगा जैसे एक एडल्ट अपराधी का होता है। फडणवीस ने ये जो है एक जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, उसके जवाब में कहा कि सरकार इस पे कानूनी और जांच संबंधी उपायों पर जांच कर रही है, ताकि ये स्थापित किया जा सके कि ये वयस्क ड्रग किन नाबालिगों से है, क्या दोनों को एक साथ लाया जा सकता है। ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि नारकोटिक्स तस्करी में जो पकड़े जाते हैं नाबालिग, उनको ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाता है और वहां से वो छूट कर फिर वापस इसी धंधे में लग जाते हैं और हार्डन्ड क्रिमिनल बन जाते हैं। तो ये एक के बाद एक बिलों की बौछार कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। वो अब लग रहा है कि जैसे देवेंद्र फडणवीस ने अभी भाषा विवाद में कुछ शायद सबक सीखा हो, शायद उनको लग रहा हो कि जब आप बैकफुट पे खेलते हैं तो जो बॉलर है, जिनको बाउंसर मारने हैं, जिनको यॉर्कर मारनी है, जिनको इन स्विंग करना है, वो सब और चढ़ के खेलते हैं, वो उनको वहां दिख रहा है। और ये आने वाले उनके जो राजनीतिक भविष्य के लिए शायद सही लाइन ना हो, ये एक बात दिखाती है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के उन कुछ, अब हम लोग इन पर विश्लेषण करते हैं कि आखिर उनका कार्य क्या रहा है। हालांकि इसके बाद एक और खबर पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि एनआरसी को लागू, एनआरसी चूंकि अकेला राज्य असम है जहां एनआरसी हुआ था, वो अभी पेंडिंग पड़ी है वो प्रक्रिया, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से मांगे कि जब ये चुनाव आयोग पूरे देश में या अगले फेज में जिन राज्यों में चुनाव है वहां अगर ये वो कराना चाह रहा है मतदाता पुनरीक्षण, यानी इंटेंसिव जो वो करा रहा है सर्वेक्षण, उसमें एनआरसी को शामिल किया जाए। जो एनआरसी लिस्ट वहां से जारी होगी, अभी वो दोबारा कर रहे हैं, ये एक बड़ी खबर है, इस पर भी बात करेंगे। एक ये है कि बिहार में जो मतदाताओं का मसला था उसमें से लाखों मतदाता तो गायब हो चुके, ये लगभग 4.5%, 7 करोड़, 7.5 करोड़ के जो मतदाता हैं उनमें से 5%, लगभग 30 से 35%,
मतदाता अब यह तय हो चुका कि उनका नाम सेकंड उसमें नहीं आएगा, वो इस बार के चुनाव में वोट नहीं करेंगे बिहार के अंदर, क्योंकि उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आयोग को मिल चुकी है। तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को समझना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया युवा चेहरा बीजेपी को मिला था, जिसके बारे में कहा गया था, मैं चूंकि कवर कर रहा था 2016 के चुनाव, 2015-16 से जब वहाँ महाराष्ट्र के चुनाव थे, उन सब चुनावों को भी कवर करते हुए मैं देख रहा था कि किस तरह से लोगों को देवेंद्र फडणवीस में शरद पवार दिखाई दिया था, कि बीजेपी के पास एक ऐसा महाराष्ट्र के शरद पवार की तरह का समझदार नेता मिला है। लेकिन क्या उनके हाल फिलहाल के काम आपको लगता है कि वो समझदारी बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उन तक पहुंचते हैं? इस पर बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र जैसे बहुत ही जातीय विविधता और वैचारिक विविधताओं वाले में सुसंगत, नियंत्रित लेकिन कम विवादास्पद हिंदुत्व की एक राजनीति की नई पहल करते हुए दिख रहे थे, लेकिन 2025 के अब हाल फिलहाल क्योंकि वो जब हटते दिखे लोगों को लगा, तो उनको लगा कि वो ये जो अंदर है, जो ये 3-4 बिलों की तरफ जाना है, अगर हम उसके बाद देखें, उनके स्टैंड को देखें, तो लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेताओं के जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उसके सामने वो अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। अगर हम देवेंद्र फडणवीस का पहला कार्यकाल देखते हैं 2014 से 2019 का, उसमें विकास की बात जरूर थी, लेकिन वैचारिक अस्पष्टता थी। फडणवीस जब पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के तौर पर, मतलब बीजेपी की तरफ से शपथ ले रहे थे, तब उन्हें एक शहरी उदारवादी और तकनीकी दृष्टिकोण वाले विकास पुरुष का जो है आइडिया दिया गया था, जो जिसका मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग जैसे प्रोजेक्ट लाने थे, और हिंदुत्व पर जो गोवध है, लव जिहाद है, अर्बन नक्सल पर अक्सर उनका रुख खामोश दिखता था। वो बातचीत जरूर करते थे, लेकिन उनका बहुत ही मुश्किल था इस तरह, और भाषाई विवाद जैसे मुद्दे थे उनसे अक्सर उन्होंने दूरी बरती। ये एक जो शुरुआती जो सॉफ्ट हिंदुत्व की प्रयोगशाला थी, उसकी शुरुआत थी वहां, मतलब महाराष्ट्र में। ये ऐसी जो हिंदू पहचान से तो जुड़े हुए थे, लेकिन कोई आपको अपने वोटर्स के प्रति उतना उग्र लगाव नहीं दिख रहा था। फिर राजनीति में वापसी हुई, उसके बाद आपने देखा कि 2022-25 में जब सरकार बनी तो ये तो पूरा बदल गया, और 2022 में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, जब फडणवीस डिप्टी सीएम बने। ये बहुत बड़ा चेंज था, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था, लेकिन ये माना गया कि ये सारी जो कवायद थी ये देवेंद्र फडणवीस के दिमाग की देन थी उस वक्त। चूंकि उसमें हम लोग चूंकि देवेंद्र फडणवीस से मिले भी थे, तो देवेंद्र फडणवीस ने उस समय जो अनौपचारिक बातचीत होती उसमें कहा भी था कि अभी बहुत सारे आश्चर्य आने बाकी हैं, बहुत सारे सवालों पर जवाब हो रही थी। तो लग रहा था कि बहुत क्लैरिटी के साथ वो राजनीति को समझ रहे हैं। और फिर अगले दिन जब पूरे उस कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस आपको कहीं ना कहीं दबे उससे दिखाई दिए, वो जब फिर वापस उन्होंने सत्ता संभाली तो मौके पर वो एक छाया सी दिखाई दी। भाजपा के जो कोर वोटर थे शहरों में, उनको देवेंद्र फडणवीस के सॉफ्ट हिंदुत्व से ऊब सी लगने लगी। उनको लगा कि ये क्या है, योगी और जो हेमंता की मुखर शैली है उसके मुकाबले ये तो बिल्कुल अलग दिख रहा है। यानी ठोस कार्रवाई जिसको हम लोग उन दोनों नेताओं के बीच में देखते हैं, वो बीजेपी के कोर वोटर्स को उसमें नहीं दिख रही थी। अब जो 2025 में जब उनको वापसी हुई, जब उनका हुआ, तो उनको ऐसे मुद्दों से सामना करना पड़ा। आपने देखा कि चुनाव के बीच में भी उन्होंने जिस तरह से सीधे तौर पर बयान दिए, वो सीधा उन्होंने जहां औरंगाबाद में सीधे तौर पर ओवैसी, बंधु, औरंगजेब और तमाम चीजों पर जिस तरह से हिट किया, डायरेक्ट हिट किया, तो बीजेपी के जो कोर वोटर्स था उसको ये लगा कि ये एक नई त्रिमूर्ति उभर रही है, और महाराष्ट्र से बीजेपी को एक ऐसा नेता मिल रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में उसके पास योगी आदित्यनाथ है। आप चुनाव की हार जीत से अलग खड़े हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा के साथ जो नेता बिल्कुल साथ में खड़ा है, उस तरह का नेता देवेंद्र फडणवीस उनको दिखने लगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आने के बाद आपने देखा जैसे ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, एक तो उनके खिलाफ उनको लगा कि उनको रोकने की जो कोशिश अलग अलग जगह पर, उसने उनको थोड़ा सा अंदर की तरफ मजबूर किया। और जीत बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके बाद के जो उनके लगे क्रियाकलाप, चाहे वो कई सारी बाजारों को लेकर फैसलों पर हो या बहुत सारे ऐसे फैसले, लोगों को लगा कि ये एक अलग रास्ता दिख रहा है, ये एक अपने आप को कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति की तरफ तो ले जाने की कोशिश नहीं है, ये राजनाथ सिंह की जो परंपरा है उस तरफ जाने की कोशिश तो नहीं है कि मैं किसी को ऐसा बुरा नहीं बोल सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। लेकिन अब चूंकि भाषा विवाद में आपने देखा होगा कि उनको एक कदम पीछे हटाना पड़ा, और
वो जो बीएमसी का चुनाव है ये इस ताकत के प्रभुत्व पर लड़ा जाता है। वो उसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मिलकर जैसा माहौल क्रिएट किया है। ये अलग बात है कि जीत उनसे बहुत दूर अभी तो दिखाई दे रही है, क्योंकि 30-40% मतदाताओं को उन्होंने सीधे तौर पर अपने दुश्मन के तौर पर रेखांकित किया है। क्योंकि जो बीएमसी में जो हिंदी भाषी राज्यों से गए हुए लोग हैं उनको उन्होंने जिस तरह वो हमले कर रहे हैं अभी तक वो रुक नहीं रहे हैं। लेकिन उन जो हमलावर हैं उनके खिलाफ भी आपने देखा देवेंद्र फडणवीस का कोई बहुत एक्शन नहीं दिख रहा था। अभी भी वो अरेस्ट नहीं हुए। जिन लोगों ने मारा पीटा, जो अभी भी मार रहे हैं, अभी भी एक ऑटो वाले को मारते हुए आपने देखा, उसके बच्चे के सामने, उसकी बहन के सामने उसको हाथ जोड़ के माफी मांगना पड़ रहा है। ये इस तरह की घटनाएं हो रही थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस लगता है कि अब एक के बाद एक इस तरह के मामले जो कम से कम उनके बीच को, जो उनकी छवि को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनको लेकर वो अब बदलना चाहते हैं। जबरन धर्मांतरण का कानून वो सीधा तौर पर है कि ये बहुत दिन से पेंडिंग चीज थी जो उनके दिमाग में थी, उसको था। गोरक्षा वाला वैधानिक हो चुका। तो ये सब पे अगर आप देखेंगे तो योगी की एक छाप दिखाई दे रही है। और यह कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये जो हेमंता की जो स्टाइल है वो बहुत जगह अब कॉपी की जा रही है। वो लोग उनको पसंद कर रहे हैं। उनको ये मालूम होगा कि जब राजा सिंह जब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान आया था तो उसकी भीड़ का, जो उनके लोगों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, वो उनको सुनना चाह रही थी। इसी तरह से योगी जब उस समय चुनाव प्रचार में थे, आपने देखा उनके कहे गए शब्दों को बटेंगे कटेंगे जो हरियाणा से शुरू किया था वो वहां बहुत ताकत के साथ चला था। तो ये बात इतने लंबे समय तक मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को रुका हुआ था। लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियां ना हो जाएं, क्योंकि उनके जो लोग हैं वो कहीं उनसे चले ना जाएं। इसको अगर हम लोग करें कि वो अब अपने आप को कहीं पीछे भी देख रहे होंगे, क्योंकि मुंबई है, मुंबई में तो हर किस्म का आदमी मिलता है और मुंबई में तो शो बिजनेस होता है। तो उनको ये मालूम है कि अब कौन लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जो कथनी करनी का अंतर था, मुझे लगता है वो उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बड़ा चेंज हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अगर ये बिल आते हैं, देखिए अर्बन नक्सल का बिल बहुत ही टफ बिल है, जिसको पास होने के बाद विधान परिषद से जब वो जाएगा, पास होगा, अभी तो उसमें वो है, उसके बाद जब वो आएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज लेना होगा। उस वक्त क्या सरकार का रुख होगा ये देखने की जरूरत है। इसीलिए जो अगले बिल हैं, अगर वो उससे पहले ये बिल ला रहे हैं तो ये साफ तौर पर है कि देवेंद्र फडणवीस अपना मन बना रहे हैं कि उनको अपनी आगे की राजनीति पर अभी किस रास्ते पर चलना है। क्योंकि अगर वो शरद पवार के वाकई अपने आप को एक उसकी तरह का नेता देखना चाहते हैं तो उनको मालूम है कि उनका रास्ता क्या होगा। वो रास्ता अभी दिखता है। और शिंदे का जो बीजेपी की दिक्कत ये भी है कि शिंदे के अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मजबूत होते हैं, मिलकर मजबूत होते हैं, तो वो शिंदे का स्पेस जो बीजेपी ने क्रिएट किया था वो खत्म होगा। तो उसके स्पेस को लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस को अपने हार्ड हिंदुत्व को बाहर लाना पड़ेगा, ये दिखाई देते हैं। अब इसको बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि अभी ये देखना पड़ेगा, ये कठोरता कि अपने जो वोटर्स है उसके प्रति लौटना है, या फिर एक अवसरवादी राजनीति की तरफ बढ़ना है कि भाई अभी इस समय फिर भाषा का हो रहा है तो थोड़ा और किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को अपनी लाइन साफ करनी होगी, क्योंकि अब बहुत समय तक वो इस तरह की राजनीति में नहीं हो सकते। नहीं तो उनके सामने आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर वहां उभर रहे हैं, चाहे वो नीतीश राणे हो या वो लोग अपने भाषणों से, अपने उससे काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये ज़रूर है कि भाई मुख्यमंत्री होना और सुर्खियां होना ये अलग अलग चीज़ हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे दोनों खेमों के बीच में, चाहे वो इंडी गठबंधन के वोटर हों और चाहे वो एनडीए के वोटर्स हो, उनके बीच में शार्प डिवीज़न है। और वो जो लड़ाई है वो किसी भी आदमी को एक्शन लेने की तरफ बढ़ती है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी दिलचस्प देखना होगा। देवेंद्र फडणवीस का एक तरफ तो भाषा विवाद पर किस तरह से वो पीछे हटते दिखे, बल्कि उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने जो कहा, जो विवाद दिया था, जब वापस लिया था उस वक्त कहा था कि ये तो लाने का दोष अगर किसी को देना है तो उद्धव ठाकरे को दिए। वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया था। अभी उनको महाराष्ट्र में अपनी जड़ें उस तरह से मजबूत करनी होंगी, तो बाहर के राज्यों में अभी उनके लिए मुझे लगता है बीजेपी के वोटर्स में उस तरह का कोई भी अब वो नहीं बचा था जो शुरुआती लग रहा था कि वो देवेंद्र फडणवीस को एक नए लीडरशिप का जो एक नया दौर आएगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ हैं, नितिन गडकरी हैं, ये एक जो लाइन है, इसके जाने के बाद की लाइन जो उभर रही है वो बड़ा
उस पर लोगों की निगाह है, तो उसमें कहीं गड़कर ये बैठते हैं या नहीं देवेंद्र फडणवीस, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब उनकी जो राजनीति है उसको हम देखेंगे कि हार्ड हिंदुत्व की तरफ जाती है, प्रतीक प्रतिस्पर्धा है उनकी अपनी पार्टियों के हिंदुत्व की राजनीति में, वो खुद को प्रासंगिक बनाना चाहते हैं क्या, ये सब देखने का है। ये इस पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि, लेकिन ये ज़रूर है कि 2014 की जो एक उनकी भाषा में जो एक सौम्यता थी वो तो बदली थी, लेकिन अब उस बदलाव की जो कथनी थी उसको करनी में बदल रहे हैं या नहीं, ये देखने की ज़रूरत है। हम अगले की तरफ चलेंगे कि असम ने चुनाव आयोग को सीधे तौर पर एक संदेश दिया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से पहले एनआरसी पे फैसला हो जाना चाहिए। असम सरकार ने कहा कि राज्य में जब प्रक्रिया शुरू की जाए तो उससे पहले 2019 में नागरिक जो रजिस्टर्ड है उसकी स्थिति को स्पष्ट किया जाए, एनआरसी को एक वैध दस्तावेज माना जाए, क्योंकि असम पूरे देश का इकलौता राज्य है जहां एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। 2019 में हुआ था उसमें 19.60 लाख यानी 19,60,000 लोगों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन ये सूची आज तक नोटिफाई नहीं हुई है, ये अभी एक अधूरी स्थिति है। अब उनका कहना यह है कि एनआरसी एक वैधानिक प्रक्रिया थी, असम में प्रक्रिया पूरी हो चुकी, और जो एनआरसी का डाटा, चूंकि एनआरसी वो दोबारा क्योंकि वापस रिव्यू करने की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों गए थे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे शामिल रह गए थे जो लोग यहाँ के मूल निवासी रुक गए और बांग्लादेशी और बहुत सारे लोगों के उसमें वो अंदर आ गए, मतलब उनको डाटा में वो भारतीय नागरिक साबित हो गए, और जो भारत के मूल निवासी जो बहुत बहुत लंबे समय से थे उन लोगों को एनआरसी में बाहरी मान लिया गया। तो उस समय सरकार भी गई थी, तो अब वो इस पर वो कह रही है कि सरकार जो है एनआरसी का एक रिव्यू वो कर रहे हैं, और उसके रिव्यू के बाद जब ये भेजेंगे तो उसको भी एनआरसी को ये चाहते हैं कि एनआरसी को एक प्रमाणिक नागरिकता दस्तावेज में माना जाए। ये उस वक्त आया है जबकि पूरे बिहार में इस बात को लेकर चल रहा है। तो उस समय 3,30,00,000 लोगों में से 19,60,000 बाहर रह गए थे। आज तक इस एनआरसी को ना तो केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था ना राज्य सरकार ने। राज्य सरकार चाहती है फिर से सत्यापन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मना कर दिया था। तो वो कह रहे हैं कि अभी एक एनआरसी डाटा को सत्यापित किया जा रहा है, खासतौर से वो जो बॉर्डर्स पर टाउन है उनमें 20% के करीब होगा, जो 18 टाउन है जो बांग्लादेश बॉर्डर से हैं, और उसके साथ साथ जो बॉर्डर से अलग टाउन है उनमें 10% को रीवेरीफाई करना चाहते हैं। और जब ये अपडेट पूरा हो जाएगा तो एनआरसी को नागरिकता का एक आदर्श दस्तावेज माना जाए, और इसे जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है उसमें दस्तावेज जो 11 भी दस्तावेज हैं उनको शामिल किया जाए। तो अभी तो खैर इसमें नहीं है, लेकिन लगता है कि जो हेमंत सरकार है वो इस मामले पर जुड़ी हुई है, लगी हुई है कि किस तरह से एनआरसी को एक वास्तविक फॉर्म में किया जाए और उन लोगों को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया को एरनियस माना था, मतलब उसमें उन्होंने माना था कि कुछ जो है उसमें परेशानियां थी और वो जो है सही से तैयार नहीं हुई थी, इसीलिए वो लोग सरकार उसमें गई थी, केंद्र सरकार भी गई थी, लेकिन उसको माना नहीं गया था। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ है कि एनआरसी को देखा जाए, इस पर देखने की ज़रूरत है कि ये आगे कहाँ जाता है मामला। चूँकि इस पर माफ़ कीजिएगा, मैं अब आगे की तरफ एक और हम लोग खबर पर जाते हैं, वो है बिहार में लगभग 30 लाख मतदाताओं को तो आप मान लीजिए इस सूची में, आने वाली सूची में जगह नहीं मिल रही है। हालांकि बहुत विपक्ष का जो है हल्ला है, उन्होंने तो एक सवाल भी किया कि चुनाव आयोग पर सवाल किया कि वो ये बताओ कहाँ से मिले बिहार में बांग्लादेश और नेपाल के लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो कह दिया है, ज्ञानेश कुमार को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनको कांग्रेस ने कह दिया कि विदेशी नागरिकों को लेकर वो चुनौती है उनकी, वो बताएं कि वो कहाँ से आए। वो वहाँ बिहार में बांग्लादेश म्यांमार के पवन खेड़ा ने कहा है कि पुनरीक्षण फार्म पर जलेबियां परोसे जाने और रद्दी में बिकने की खबरों के हवाला देते हुए पूछा क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस पर सार्वजनिक या गुप्त जवाब देंगे। लेकिन वो सवाल नहीं है, वो लगातार लगे हुए हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर ये 30 लाख लोग जो बाहर जा रहे हैं वो लोग कौन हैं। दरअसल अभी तक जो मतदाता पत्र है उसमें से 17 लाख लोग, यानी 7 करोड़, मतलब राज्य के करीब जो सूची है 7,90,00,000 लोगों की, उनमें से 17,38,000 मतदाता दूसरी जगह जाकर स्थायी तौर पर बस चुके हैं।
यानी ये लगभग 2.2% है टोटल का। चूंकि बात 1% पे हो रही थी कि अगर 1% में भी चेंज होता है तो कितना चेंज हो सकता है, 2% लोग तो इस सूची से वैसे ही बाहर हो जाने, 2.2% जो ये मान चुके कि वो स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं। जो अभी शुरुआती डाटा है इसको और भी वेरीफाई किया जाएगा। और उसके बाद जो 12,56,000 वो लोग जो हैं, यानी जो 1.59% मृत हो चुके हैं, यानी वो मर चुके हैं लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में अभी चल रहे हैं, उनको हटाया जाना है। तो आप देख चुके 17, 38 वो हैं और 12 ये हैं, यानी 18 और 12 30 लाख लोग ये हो चुके हैं। और 5,76,000 दो जगह पर नाम रजिस्टर्ड है, यानी दो मतदाता सूचियों पर वो अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड हैं। अब उन्होंने कहा कि जो अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप सूची है उनमें इन सभी के नाम नहीं होंगे। तो लगभग 35 से 37 लाख लोगों का नाम इस सूची से गायब हो चुका। और यही बात चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि इस सूची को वेरीफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2003 से लेके अब तक, यानी 2003 जब वो हुआ था, जब SIV हुआ था, SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, उससे अब तक बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। और अगर हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो कंसेप्ट है उसको पूरा करना है तो ये हमको पूरी तरह से वेरीफाई करनी होंगी। तो ये वेरीफाई हो रही हैं और अब इसको देखा जा रहा है। तो इतने लोग तो ये मान लीजिए कि ये नहीं आ रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने, चुनाव आयोग ने कहा कि सोमवार शाम तक राज्य में कुल 7,90,00,000 मतदाताओं में से 6,60,00,000 मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा भी कर दिए। यानी विपक्ष रोता रहे, विपक्ष हल्ला मचाता रहे, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस बात का फैसला होगा तब तक तो मुझे लगता है ये कंप्लीट आ चुका होगा। ये अभी तो कई दिन बाकी हैं, चूंकि अभी तक जो कुल मतदाताओं का करीब 83.66 है, ऐसे में राज्य में स्थानांतरित हो चुके मृत और 2 जगहों में नाम करने वाले मतदाताओं को जोड़ दिया जाए तो 88.18% मतदाताओं की गणना का काम पूरा हो चुका है। यानी ये जो है, और अब सिर्फ 11% 8.2 यानी लगभग 12% आने बाकी हैं मतदाता सूची में। अभी अंतिम तारीख में जो 25 जुलाई तक करना है, 11 दिन बाकी हैं। तो ये जो, अगर आप ये देखते हैं लगभग 10 दिन बाकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि शहरी हो या ग्रामीण हो, उन तमाम लोगों ने इस सरकार की कवायद पे सरकार के साथ खड़े होकर दिखाई दिए। अगर 88% आ जाते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि जो अभी 11 दिन बचे हैं, 10 दिन हैं, उनमें से 12% में से अगर ज़्यादातर लोग आ जाते हैं तो तब ये सवाल होगा कि विपक्ष का ये हल्ला है या नहीं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी आ रही है, क्योंकि ये तो है कि सरकार ने अपनी तरफ से ये कवायद पूरी की है, लेकिन बीजेपी को एक अंदर ये खाने चल गया है कि कहीं जो इस पर अपने कार्यकर्ताओं को वो तैयार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं कि वो ये चेक करे कि कहीं इसका एडवर्स इफेक्ट होना तो शुरू नहीं हो गया। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने इसको गरीब मतदाताओं के खिलाफ जो है बीजेपी की साजिश या सरकार की साजिश के तौर पर जिस तरह रैलियां, जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो क्या गांव में इसका मैसेज जा रहा है इस तरह का? इस पर वहां के जो बीजेपी के लोग हैं, प्रभारी हैं, और उन सब लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से इस पर जांचने के लिए कहा और इसका काउंटर क्या हो सकता है उसको करने की तरफ। मतलब एक तरफ तो इससे राजनीतिक तौर पर निपटा जाने की बात है, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो एक उनके अंदर ये भी है कि वो देखें तो मुझे लगता है कि ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। जब तक अगर 95-96% भी अगर आ गया, क्योंकि 88 पॉइंट कुछ आ चुका है, तो अगर वो उतना भी आ गया तो ये सवाल होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिए थे उनको शामिल करने का बहुत मतलब था या नहीं। चूँकि मुझे लगता है कि हमारा एक समय जो हम निश्चित करते हैं वो हो चुका। हालांकि एक बड़ी अच्छी खबर थी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया टिप्पणियाँ की हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं। लेकिन वो टिप्पणियाँ जब पूरी पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि उसमें वजाहत बच रहा है। यानी जो हम लोग समझ रहे थे कि किस तरह से ये पूरा जो सोशल मीडिया पे लोगों को
खुद से वो रखना चाहिए, अपने आप आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि इससे बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे इंटरनेट मीडिया पे कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते। नागरिकों को पता होना चाहिए कि संवैधानिक अधिकार का महत्व क्या है। दरअसल ये सब चीज़ें इसलिए आई क्योंकि वजाहत खान की टिप्पणी जो थी उस पर वो अपने बचाव के लिए आया, क्योंकि उसको विभिन्न राज्यों में पुलिस ढूंढ रही है। ये वही वजाहत खान है जिसकी वजह से एक लड़की शर्मिष्ठा पनोली को जेल के अंदर रहना पड़ा। कोलकाता पुलिस उसको यहां से उठाकर ले गई जैसे कोई एक आतंकी को लेकर जाता है। उसके खिलाफ जिस वजाहत खान ने किया था, आपको पूरी तरह मालूम है, वो वजाहत खान हैबिचुअल ऑफेंडर था। वो लगातार हिंदू देवी देवताओं को गालियां गलोच, उनके साथ घटिया उनके फोटो मॉर्फ करके डालता था। लेकिन चूंकि एक एजेंडे का हिस्सा था, उस एजेंडे के तहत उसने शर्मिष्ठा पनोली को इसमें किया। और उसको आप देखिए कि ये इकोसिस्टम इस तरह मदद करता है। शर्मिष्ठा को जरूर घुटने वहां कई बार घिसने पड़े हाई कोर्ट्स में, लेकिन इस शख्स को लगातार तब से ये बचा जा रहा है। हाँ, उस पर बड़ी बड़ी बातें हम लोग जरूर सुन रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बड़ी बात कर दी कि साहब दिशा निर्देश किए जाएंगे, वो कर दें, लेकिन इस पर कोई भी कार्यकर्ता नहीं होगा। 9 जून को उसकी गिरफ्तारी जो हुई थी, मुझे लगता है इस पर जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ थी। उन्होंने इस पर सुनवाई कर रही थी। उसके खिलाफ बंगाल समेत कई राज्यों में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ पोस्ट करने के आरोप में मुकदमे दर्ज हैं। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उसे 14 जुलाई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया था। ये वजाहत ने ये शिकायत दर्ज कराई थी। वजाहत के वकील ने कहा कि ऐसी पोस्ट के जवाब में आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। यानी आप ये समझिए कि वो उसके वकील क्या चाहते हैं। ये जो टिप्पणियां जब आती हैं, ऐसी टिप्पणियां तब आती हैं जब किसी वजाहत जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर को बचाना होता है। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि कल एक कार्टून वाले मसले में भी वो हुआ है, नागरिकता वाले में बीच में वजाहत खान वाले को अब फिर अंतरिम संरक्षण दे दिया गया। मतलब जो ये सारे भाषण आपने सुने, जो सारी चीज़ें हुई ये टिप्पणियों के बाद में, आखिर में क्या हुआ कि वजाहत खान को गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया। ये सारी बातें जरूर हमने सुनी है, लेकिन उसने कोर्ट वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने इसलिए अरेस्ट किया था, इस सबको मालूम है कि ताकि हेमंत बिस्व शर्मा या योगी की पुलिस उसको उठा ना ले। तो उसको एक उसमें माना गया था कि एक सेफ कस्टडी उसको दी गई है। जैसे याद होगा आपको, मुख्तार अंसारी को कांग्रेस शासित राज्य यानी पंजाब में दी गई थी, जो उसका अब तक का करोड़ों का बिल है, अभी उसको कोई सरकार देने को तैयार नहीं। जो उसके लिए वहाँ वकीलों ने पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट तक की कि उसको ले ना जाए। एक छोटे से फर्जी मुकदमे में उसको वहाँ रखा जा रहा है, और जो उसके खिलाफ हीनियस क्राइम थे उसके लिए यूपी सरकार ना ले जा सके उसको, उसके लिए ये इसी तरह से वजाहत खान को लिया गया था। और वजाहत खान ने 9 जून को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया उसकी पुरानी पोस्ट को लेकर असम, बंगाल, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित कई राज्यों में उसके खिलाफ शिकायत। उसने कहा कि उसकी शिकायत पनोली के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के प्रतिशोध में उसके खिलाफ ये दर्ज की गई है। अब पनोली को गिरफ्तार कर लिया गया था बाद में। वजाहत के वकील ने कहा कि मेरे वकील ने सभी ट्वीट हटा लिए हैं और माफ़ी भी मांगी है। वकील ने तर्क दिया कि शायद वजाहत ने जो बोया है उसी को काट रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक इकोसिस्टम का फ़ायदा ले रहे हैं वजाहत अभी भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे रीच को बढ़ाने में आपका बहुमूल्य योगदान मिलता रहे। हम लोग अब 8 बजे से रोज़ एक लाइव प्लान कर रहे हैं कि अब शाम को 8 बजे हम खबरों पर लाइव करेंगे, जैसा हम पहले करते थे। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप 8 बजे अपने सवालों के साथ एक सेशन को लाइवली करने के लिए मौजूद रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।